एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम IELTS 9। सो इस वीडियो में मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है जो सभी स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि यहाँ जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है उन्होंने येस नो नॉट गिवन लिखने के लिए, लेकिन आप लोग क्या करते हो आंसर में जल्दी जल्दी में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिख के आते हो। तो ये तो सबसे अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये तो मतलब ये है कि उन्होंने कुछ कहा और आपने उसका उल्टा लिया, तो वो आपको मार्क्स कैसे देंगे? तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एक और कन्फ्यूज़न होती है कि फॉल्स और नॉट गिवन में कन्फ्यूज़न होती है वो, और नो और नॉट गिवन में कन्फ्यूज़न होती है। तो बेसिकली वो हमें चीज़ को ध्यान से देखना है कि नॉट गिवन ये कब किस कंडीशन में हो सकता है। इसीलिए जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस को एनालाइज करना सीखो कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सेंटेंस में और ये अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अभी येस नो नॉट गिवन में और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में डिफरेंस क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है तो दोनों को सेम ही तरीके से ढूंढना होता है। इफ़ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, इफ़ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, यही सब चीज़ें तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में भी लिखी होती हैं। बस येस नो नॉट गिवन जहाँ पे होता है वहाँ पे पर्सन्स के बारे में बात ज़्यादा लिखी होती है कि उस पर्सन ने ये कहा या उसने ये किया, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसको करना कैसे है। तो होवर्ड एंड ट्रेसी कैंडलर स्टडीड अंडर क्लार्क हुल। अगर होवर्ड एंड ट्रेसी जो है ये पर्सन का नाम है, उसके अंडर पढ़े हैं, मीन्स कि इन दोनों पर्सन्स का ये टीचर हुआ, प्रोफेसर हुआ, लेक्चर जो भी हुआ, तो ये होगा येस। अगर वो इनका टीचर कोई और हुआ तो ये होगा नो। और अगर बात ही नहीं हो रही होगी क्लार्क ने इनको पढ़ाया, कब पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, तो फिर हमारा नॉट गिवन हो जाएगा। तो अब मैंने समझा इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी क्या है इसमें, ये है। लेकिन हमारे लोकेशन के लिए हम इनका नाम, ये वाले नए नेम लेके चलेंगे कि ये नेम जहाँ लिखा हो वहाँ क्लार्क के बारे में भी लिखा होगा, ठीक है। तो ये लोकेशन के लिए, ये हम बाद में मैच करने के लिए कि स्टेटमेंट एग्री हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं, अभी लोकेशन पे चलते हैं। हम ये पैराग्राफ पहले दूसरे इसके ऊपर वाले क्वेश्चन करने के लिए कर चुके हैं, इसलिए हमें इन पर्सन्स की लोकेशन हमने मार्क की हुई है पहले से। देखो ये इस पैराग्राफ में ये तीनों का ही नाम है। अब इसको पढ़ लेते हैं और मैं पूरा आपको क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ कैसे करना है। आप तब तक इसको पढ़ो और मैं इसको खोलती हूँ, एंड साथ साथ में इसको सब्सक्रिप्शन एंड लाइक भी कर देना प्लीज़। तो ये मैंने क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। अब अपने को ये क्वेश्चन ढूंढना है कि टू फॉलोअर्स ऑफ क्लार्क हुल, होवर्ड एंड ट्रेसी कैंडलर डिवाइज्ड ए टेस्ट फॉर चिल्ड्रन दैट वाज एक्सप्लिसिटली बेस्ड ऑन क्लार्क हुल्स प्रिंसिपल। द चिल्ड्रन वर गिवन द टास्क ऑफ लर्निंग टू ऑपरेट ए मशीन सो एज टू गेट ए टॉय। इन ऑर्डर टू सक्सीड दे हैड टू गो थ्रू ए 2-stage सीक्वेंस। ओके, तो एक्चुअल लोकेशन अपने को यहाँ से यहाँ इस सेंटेंस में मिली है, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ो और अपना आंसर सोच के बताओ जल्दी से। मैं आई एम जस्ट गिविंग यू 10 सेकेंड्स कि ये ट्रू है, ये येस है, नो है और नॉट गिवन है, क्या हो सकता है। तो अभी मैं बताती हूँ, आप स्क्रीन पोज कर दो, फिर देखो जरा ढूंढ के आंसर बताओ, तब तक मैं भी फिर अनाउंस करती हूँ। तो ये यहाँ स्टडीड लिखा है, यहाँ लिखा फॉलोअर्स। फॉलोअर्स और स्टडी करना डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे फॉलोअर्स आजकल इंस्टाग्राम पे कितने लाखों थाउजेंड्स फॉलोअर्स होते हैं, तो ऐसे ही वो फॉलोवर थे इस साइंटिस्ट के, ये दोनों, ठीक है। तो इन्होंने फॉलो किया इस साइंटिस्ट को, इन दोनों ने, और फिर उन्होंने कुछ डिवाइस टेस्ट को नया बनाया चिल्ड्रन के लिए, जो कि बेस्ड था क्लार्क हुल्स प्रिंसिपल, जो इन्होंने प्रिंसिपल साइंटिफिक बुक लिखी उसके ऊपर। तो ये डिफरेंट हुआ। स्टडी कहाँ की, स्टडी के बारे में कहीं नहीं लिखा है, तो इसको हम लगा देंगे नॉट गिवन, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। The Candlers trained their subjects separately in 2 stages of their experiment, but not in how to integrate the 2 action. इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले। Candlers trained their subjects, अब ये कौन सा सब्जेक्ट है? अब आपने ये पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको नहीं लग रहा है कि ये, आपको लग रहा है बुक के सब्जेक्ट, नहीं। ट्रेंड देयर सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट का यहाँ पे वो किसकी ट्रेनिंग, चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो इसने पहला फ्रेज कर दिया है सब्जेक्ट्स, चिल्ड्रन को उसने सब्जेक्ट्स लिख दिया है। सेपरेटली इन 2 स्टेजेस, इसने कैंडलर ने अपने चिल्ड्रन को 2 स्टेजेस में एक्सपेरिमेंट किया, बट नॉट इन हाउ टू इंटीग्रेट द 2 एक्शंस। बट उसने ये नहीं बताया कि 2 एक्शंस के बीच में इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन कैसे करनी है। अगर ये कोऑपरेशन करना सिखा देता है
तो ये येस होगा, सॉरी तो ये फॉल्स होगा। और अगर ये सब चीज़ें सेम है कि एक्सपेरिमेंट किया 2 स्टेजेस में बट उनको वो नहीं बताया कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है, तो ये येस होगा। और अगर इंटीग्रेशन की बात ही नहीं हो रही है या 2 स्टेज एक्सपेरिमेंट की बात ही नहीं हो रही है तो हमारा होगा नॉट गिवन। ये देखो यहाँ पे। तो आफ्टर दैट द चिल्ड्रन वर गिवन द टास्क ऑफ लर्निंग टू ऑपरेट ए मशीन सो कैंडलर का ही चल रहा है। इन ऑर्डर टू सक्सीड दे हैड टू गो थ्रू ए 2 स्टेज सीक्वेंस। देखो 2 स्टेज का यहाँ पे आ गया। द चिल्ड्रन वर ट्रेन्ड ऑन ईच स्टेज सेपरेटली। द स्टेजेस कंसिस्टेड मेयरली ऑफ प्रेसिंग द करेक्ट, ये स्टेजेस के नाम बता दिए। और वो इंटीग्रेशन कहाँ पे मिलेगा वो भी तो ढूंढना है ना अपने को। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। Candlers found the children could learn the separate bits readily enough. Given the task of getting marble by pressing button, they could get the marble. Given the task of getting a toy, but word भी आ गया है देखो। They did not for the most part integrate to use the Candler's terminology. But they did not for the most part integrate to use the, तो ये सेम वर्ड तो हमें मिल गया ना देखो। तो फिर मैं इसको लगा दूंगी yes। 37 इज येस। देखो सेम टू सेम मिला। आप इसको पढ़ो लोकेशन को, ऊपर सभी बातें लिखी हैं। आधा पोर्शन यहाँ था 2 स्टेज, देखो 2 स्टेज सीक्वेंस में, और हाफ पोर्शन यहाँ है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ते हो तो भी आपको मिल जाएगा मीनिंग इसमें कि। और एक और बात बताऊँ, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन, लंबे सेंटेंस जो भी होंगे वो मोस्टली सभी येस ही होते हैं मोस्टली, बट फिर भी थोड़ा मैच करके देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हो, इसको येस लगा के आगे चल सकते हो। आगे है क्योंकि इसमें कोई देन वाला सेंटेंस भी नहीं है। अगर देन वेन कुछ होता तो हम नॉट गिवन भी लगा सकते हैं। 38 में चलते हैं। माइकल कोल, सो माइकल कोल की लोकेशन यहाँ है एंड हिज कलीग्स। फिर उनको क्या है डेमोन्स्ट्रेटेड, क्या उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, डेट अडल्ट परफॉर्मेंस ये मैंने लगाया ऑन इंडक्टिव रीजनिंग टास्क डिपेंड्स ऑन फीचर्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, माइकल एंड कोल उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो बड़े लोग हैं इंडक्टिव रीजनिंग टास्क जो है उनका डिपेंड कैसे करता है, जो ऑपरेटर्स डिपेंड्स ऑन फीचर्स ऑफ मशीन एंड प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें लोकेशन मिली थी, इसको पढ़ते हैं अभी। ये मेरे साथ साथ आप करो, आपको कोई PDF की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने पूरा लोकेशन दिखाया है एंड 38 नंबर हमें ढूंढना है। तो इस that adults in an African culture apparently cannot do Candler's task either। तो उन्होंने बताया कि जो अफ्रीकन कंट्री में adults है वो कैंडलर का टास्क नहीं कर सकते। But it lessons on the other hand when we learned that a task was devised which was strictly analogous to the Candler's one but much easier for males to handle। Okay, डिपेंड्स, यह अब हमें ये सब चीज़ें मिली हैं बट ये नहीं मिला अभी तक, इसको भी ढूंढना है। डिपेंड्स ऑन फीचर्स ऑफ ऑपरेटर्स एंड प्रोसीजर्स। तो इसके लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पैराग्राफ। Instead of button pressing machine, Kola used a locked box and 2 differently colored matchbox, one of which contained a key that would open the box. Notice that there are still 2 behavior segments. Open the right match to key, use the, ये 2 segment stages हैं, so the task seems formally to be the same. Okay, but psychologically it is quite different. Now the subject is dealing not with strange machine but with familiar meaningful objects and it is clear to him what he is meant to do. It turns out difficulty of integration is greatly reduced। तो ये जो लाइन है ना पूरा हम पढ़ के ही आए तभी कुछ समझ में आया। इस लाइन से पता चलता है कि ये आंसर येस है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग टास्क डिपेंड्स ऑन फीचर्स ऑफ ऑपरेटर्स, तो मैंने यहाँ लगा दिया येस। फिर वही बात, ये भी लॉन्गर सेंटेंस था, सेंटेंस स्ट्रक्चर था, इसको हमने येस लगाना था। टाइम कम होता है तो आप ये ऐसे येस लगा के चलिए। 39 ऑल ह्यूसन एक्सपेरिमेंट, अगर ह्यूसन के सभी एक्सपेरिमेंट मार्बल को यूज़ करते थे सेम साइज़ तो हमारा होगा येस, और अगर डिफरेंट साइज़ होगा तो हमारा होगा नो, और अगर ये मार्बल के साइज़ के बारे में बात नहीं हो रही हो तो हमारा होगा नॉट गिवन। अब चलते हैं, ये इसकी मैं लोकेशन ऐसे नहीं दिखा सकती बिकॉज ये इसके पीछे वाले पेज पे है। अब ह्यूसन के एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट है बट मार्बल वाली बात जो है देखो यहाँ से स्टार्ट है। देन ही हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड देयर वाज नो मैजिक अबाउट स्पेसिफिक मार्बल विच ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रेनिंग द एक्सपेरिमेंटर हैंडेड टू हिम सो दैट ही कुड पॉप अप it in the hole and get the reward. Okay, a child understands nothing after all about how marble put it into a hole can open a little door.
हाउ इज़ ही टू नो डैट एनी अदर मार्बल ऑफ सिमिलर साइज विल डू जस्ट एज वेल, कि उनको कैसे पता चलेगा कि वो जो मार्बल है वो सिमिलर साइज का है या नहीं। येट ही मस्ट अज्यूम डैट ही इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ह्यूसन मेड द फंक्शनल इक्विवेलेंस, फंक्शन, अब यहाँ ये लोकेशन छुपी है। Hewson made the functional equivalence means equal of different marbles clear by playing a swapping game with the children। तो ये हमारा आंसर ये भी मिला है, हम इसको भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है मैजिक अबाउट द स्पेसिफिक मार्बल लिखा है, मीन्स सिमिलर साइज। अब हमने इसको भी लगाया यस। देखो ये नॉट गिवन है फर्स्ट, बाकी ये 3 बीच में यस आ गए। अब इसको पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। ह्यूसन्स मॉडिफिकेशन, अब ये अपना मॉडिफिकेशन, सम चेंजेस, सम ऑल्ट्रेशन भी वर्ड हो सकता है पैराग्राफ में। रिजल्टेड इन ए हायर सक्सेस रेट फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ढूंढना, मॉडिफिकेशंस ढूंढेंगे, उसका जो उसने एक्सपेरिमेंट किए वो रिजल्टेड इन, अगर हायर सक्सेस रेट हो जाता है चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस तो ये होगा येस। और अगर कुछ पर्टिकुलर एजेस में सक्सेस रेट है और किसी पर्टिकुलर एजेस में लोअर रेट है सक्सेस का तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब नो। और अगर वो कोई बात ही नहीं हो रही है कि मॉडिफिकेशन करने के बाद सक्सेस रेट हुआ या फेलियर रेट हुआ तो फिर नॉट गिवन होगा। तो हमें मॉडिफिकेशन ढूंढना है, सक्सेस रेट ढूंढना है और चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस। लास्ट में आंसर डिपेंड करेगा ऑफ ऑल एजेस। सो अब लास्ट पैराग्राफ है, देखो आप, 2 मॉडिफिकेशंस टुगेदर प्रोड्यूस्ड ए जंप इन सक्सेस। ओके, मॉडिफिकेशन वर्ड मिल गया, प्रोड्यूस मीन्स रिजल्टेड ए जंप, वाओ जंप मिल गया। इन सक्सेस रेट्स मीन्स हायर सक्सेस रेट्स फ्रॉम 30% टू 90% फॉर 5 ईयर ओल्ड्स। ये तो साफ दिख रहा है, ये तो नो होने वाला है क्योंकि ऑल एजेस ग्रुप उसने बोला था ना, फॉर 5 ईयर्स एंड फ्रॉम 35% टू दिस फॉर 4 ईयर ओल्ड्स। 5 और 4 ईयर्स के लिए तो सक्सेस रेट है। फॉर 3 ईयर्स ओल्ड फॉर रीजन्स देयर आर स्टिल इन नीड ऑफ क्लैरिफिकेशन, नो इम्प्रूवमेंट। ये अब आंसर अपना नो हुआ क्योंकि इस एज ग्रुप में नो इम्प्रूवमेंट, इन दोनों में इम्प्रूवमेंट, सो ऑल एज ग्रुप में इम्प्रूवमेंट नहीं थी, तो आंसर अपना हुआ नो। तो ये आंसर इस तरह से हुआ नो, ठीक है।